क्योंकि फिनोल की जब हम बात करें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में तो देखेंगे ये आप इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको बच्चों अलग अलग मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर व्हील के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर को। इसके 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस क्लास 4th क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगेन बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल को। तो बच्चों 3rd क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल को, जहां पर हमने उसकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, जहां पर हमने बिहेव किया था कि अल्कोहल बिहेव करेगा अगर आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल तो आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस इन अल्कोहल। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि आपका है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि अल्कोहल और फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है। कब होता है बच्चों? लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए इस चीज को। ऑब्वियसली अल्कोहल फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव कब होता है? जब वहां पर आप अल्कोहल को बिहेव करवाते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। उस केस में जब उसे प्रोटीनेट करते हैं, H+ आयन से उसकी रिएक्शन होती है, तो उस केस में वहां पर हम कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होने वाला है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, आज की क्लास, जो कि स्टार्ट होगी आपकी reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohols। यानी अल्कोहल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा वो रिएक्शन में पढ़नी है। एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों कि फिनोल के अंदर ये रिएक्शंस नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है बच्चों? क्योंकि फिनोल की जब हम बात करते हैं ना, तो फिनोल में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, जिसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों हम देखेंगे केवल अल्कोहल के अंदर ये वाली रिएक्शंस, और इसमें भी हम फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। जब हम बात करें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में तो देखेंगे ये अपने पास में बच्चों अल्कोहल, अल्कोहल के रिएक्शन किससे करने वाले हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यानी कि HX के साथ करने वाले हैं बच्चों। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को यहाँ से ब्रेक करते हैं बच्चों, तो X पे चार्ज क्या आएगा आपका? पार्शियल नेगेटिव। H पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि H+ आयन आपका प्रोटॉन है, और इसको ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे इनके बीच यहाँ पर बन जाएगा बच्चों बॉन्ड, और ये बिहेव करेगा आपका एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शन किससे होगी बच्चों? X नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल से। ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ से आपका बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल। और X नेगेटिव जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा आपका R पॉजिटिव के ऊपर बच्चों, तो बन जाएगा RH, यानी कि हेलो एल्केन। क्या बनेगा बच्चों? हेलो एल्केन। अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसको मैं ऑलरेडी आपको हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। आप फ्यूचर विल यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, वहाँ पर आपको मेरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। लेकिन उससे भी बेटर वे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। क्या कहा बच्चों? कि जब आप किसी भी अल्कोहल के रिएक्शन करवाते हैं किसी हैलो एसिड से, तो वहाँ पे आपको मिलता है प्रोटॉन, उस केस में बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों? कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो आपका R पे चार्ज पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? हैलो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। अब वहां पर मैंने आपको उस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, यहां पर भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, कि ये रिएक्शन जब आपकी प्राइमरी अल्कोहल से होती है, 1 डिग्री अल्कोहल से होती है, तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लो होती है।
इस वजह से यहाँ पर अपन ड्राई ZnCl2 को यूज करते हैं। ड्राई ZnCl2 बच्चों यहाँ पे बिहेव करता है आपका एज अ कैटालिस्ट, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं लूकास टेस्ट के फॉर्म में। देखिएगा किस तरह से देखेंगे अपन, क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास में है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास है। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्यों होता है कम, सबको पता होगा क्यों होता है, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं ना यहाँ से, राइट, तो यहाँ पे जो बनता है आपका वो बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने का मतलब आपका यहाँ पे केवल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, यानी कि एक ही प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका लेस स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट लेस स्टेबल बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए यहाँ पे ड्राइडेंसिल्टो को यूज किया गया है। एक चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि HCl प्लस ड्राई ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है ना, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, लूकास रिएजेंट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लूकास रिएजेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, HCl प्लस ड्राई ZnCl2। रिएक्शन करवाएं, H पे चार्ज पॉजिटिव बनेगा, Cl पे नेगेटिव बनेगा। मैकेनिज्म आपको आता है, क्या होगा यहाँ से, ऑक्सीजन पहले अपना लोन पेयर देगा H प्लस साइन को, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ रिएक्शन। अब यहाँ पर जैसे इसको ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन की, और इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पर पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों Cl नेगेटिव किस पे अटैच हो जाएगा, CH2 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा CH3CH2Cl प्लस क्या बाहर निकलेगा बच्चों, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट, अगर सिमिलरली हम क्या लेते हैं बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ले रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन भी हम किससे करवाते हैं बच्चों, HCl एंड ड्राई ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया है, लूकास रिएजेंट यूज किया है। ऑब्वियसली रिएक्शन बहुत आसान है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, CO बॉन्ड क्लीव होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस साइड, नेगेटिव इस पे, पॉजिटिव इस पे, H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। Cl बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो H प्लस आयन किससे जुड़ जाएगा बच्चों, OH नेगेटिव से। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ऑब्वियसली H2O मॉलिक्यूल, और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, 2 डिग्री हेलो एल्केन। Cl से अटैच कार्बन 2 से अटैच है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो आपका होगा टर्सरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल की अगर हम बात करें बच्चों, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री बन रहा है, जो कि मोर स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि आपका मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होगा इसका मतलब रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जब हम रिएक्शन करवाएंगे HCl एंड ड्राई ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, वापस से यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन आपके पास बन जाएगा बच्चों। 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी से सेकेंडरी और टर्सरी से टर्सरी बन रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब फर्क क्या है बच्चों, वो समझिएगा ध्यान से, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपके पास बच्चों 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1 2 एंड 3 टेस्ट ट्यूब्स, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको बच्चों अलग अलग अल्कोहल दिया गया है। इसमें एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल इसमें है बच्चों, एक अल्कोहल इसमें है बच्चों, और एक अल्कोहल आपका इसके अंदर है। तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको अलग अलग अल्कोहल डाला गया है, ठीक है। अब मैंने आपसे कह दिया है यहाँ पर कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल प्रेजेंट है उनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री है, और थर्ड में आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तीनों अलग अलग अल्कोहल आपको गिवन है। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये बताया नहीं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, कौन से में सेकेंडरी है, कौन से में टर्सरी है। और आपसे कहा बच्चों पता करके आइए कि इन तीनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, कौन से में 2, कौन से में 3। मतलब सिंपली हमने कहा, एक टास्क दिया आपको कि इन 3 अल्कोहल को आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, है ना, इंटरेस्टिंग।
तो कैसे करेंगे आप? सिंपल तरीके से करेंगे बच्चों। आपको ये ल्यूकास रिएजेंट जो है HCl प्लस DiZnCl2 इन तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है बच्चों, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, रूम टेम्परेचर पे। ऑब्वियस सी बात है, हम रूम टेम्परेचर पे ही एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपको जो ल्यूकास रिएजेंट मिला है वो क्या है आपका? HCl विद कॉम्बिनेशन ऑफ DiZnCl2, दोनों को मिक्स कीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। अब जिस टेस्ट ट्यूब में, तीनों में से जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका टर्बिडिटी बनेगा सबसे पहले, फास्ट एट द सेम टाइम पे टर्बिडिटी बन जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब कंटेन करता है बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना प्यारे बच्चों। 3 डिग्री एल्कोहल की अगर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो रिएक्ट भी सबसे फास्ट करेगा बच्चों, सबसे फास्ट करेगा। तो इसी के अंदर सबसे इजीली और सबसे पहले आपकी टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कुछ टाइम लेने के बाद में जिस टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट बन रहा है, ऑब्वियसली वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि 3 डिग्री से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 2 डिग्री बन रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। और रूम टेम्परेचर पे जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा उसके अंदर टर्बिडिटी बनेगी ही नहीं बच्चों, वहां प्रेसिपिटेशन बनेगा ही नहीं, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो समझ जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल कौन सा आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों, क्या समझा? ये समझा कि अगर इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से कौन सा आपका 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, मतलब आपने आइडेंटिफाई करा, डिस्टिंग्विश कर लिया कि इस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, इस टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री, इस टेस्ट ट्यूब में टर्सरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये बताइए कि ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट, इस टेस्ट को या इस लेबोरेटरी परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस लेबोरेटरी परफॉर्मेंस को हम बोलेंगे ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से आपने ये एक्टिविटी, ये टेस्ट परफॉर्म किया है ना बच्चों, तो उसको ल्यूकास टेस्ट कहा जाएगा। क्या काम आ रहा है बच्चों? समझ में आ गया आपको कि ल्यूकास टेस्ट का फंक्शन होता है डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों अल्कोहल को सेपरेट करने में काम आता है। समझ में आया आपको? ये क्या कह रहे हैं हम? एट द सेम टाइम, क्या हो रहा है बच्चों? एट द सेम टाइम टर्बिडिटी अक्कर्स, एट द सेम टाइम पे आपका टर्बिडिटी बन रहा है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मान लीजिए या 15 मिनट्स मान लीजिए, टर्बिडिटी अक्कर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और नो टर्बिडिटी, इसमें कोई टर्बिडिटी या कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा है। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ जाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन हुई थी, कुछ टाइम बाद हो रहा, समझ जाएंगे 2 से हुई थी कुछ, और एट द सेम टाइम पे अगर आपका प्रेसिपिटेशन या टर्बिडिटी बन रहा है मतलब आप 3 डिग्री अल्कोहल पर हैं बच्चों। तो लूकास टेस्ट, लूकास रिएजेंट क्या होता है पता लगा? HCl प्लस DiZnCl2 का मिक्सचर। क्या काम आता है? इट इज यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट टू आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट समझ सकते हैं आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है बच्चों। कैसे पता लगेगा? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सेम टाइम पे आपका टर्बिडिटी रिएक्ट करेगा वो, और सेम टाइम पे आपका टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल में थोड़ा टाइम लेके बनता है बच्चों, और प्राइमरी एल्कोहल में तो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी बनती ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने लूकास टेस्ट को प्रॉपर्ली समझ लिया है। इस पे जो भी क्वेश्चंस बच्चों आपके बनेंगे उन्हें बाद में टॉपिक एंड होने के बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कीप इट इन माइंड प्रॉपर्ली कि लूकास टेस्ट, लूकास रिएजेंट क्या होता है और ये कैसे आपको हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को बच्चों। देखो अब यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल आर सोल्यूबल इन लूकास रिएजेंट। अल्कोहल क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं लूकास रिएजेंट में, जो कि क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड HCl एंड DiZnCl2। अदर हैलाइड्स आर मिसिबल इन प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि ये जैसे ही मिक्स करेंगे तो टर्बिडिटी आपको प्रोड्यूस करते हैं या प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली, कहा था ना मैंने
इमीडिएटली बनती है, इमीडिएटली वहाँ पे आपका हैलाइड बन जाता है। रीज़न है कि टर्सरी एल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। वहीं बात करें अगर बच्चों प्राइमरी अल्कोहल की, तो वो टर्बिडिटी कॉज नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। क्यों नहीं करते बच्चों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लो होती है। रिएक्टिविटी लो होने की वजह से ये इमीडिएटली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बच्चों वो हाई होती है। और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट पे, जो कि सबसे स्टेबल बनता है टर्सरी अल्कोहल के अंदर बच्चों। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे। पहला रिएक्शन आपने कर लिया बच्चों हैलो एसिड के साथ, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। वहाँ आपने लूकास टेस्ट को पढ़ा अच्छे से। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि आपकी होने वाली है विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। बहुत आसान सी रिएक्शन है। आप जब भी अल्कोहल को यूज करते हैं विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, राइट, तो इस इक्वेशन में आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको हैलोल्केन में रिएक्शन पढ़ाई भी है बच्चों, वापस पढ़ लेते हैं इसको एक बार ध्यान से, कि यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आपको CO बॉन्ड टूटेगा। जैसे आप CO बॉन्ड को क्लीव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करता है? आपका ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, चार्ज पॉजिटिव बनेगा। यहाँ से PCl3 को जब आप ब्रेक करेंगे बच्चों, PCl3 को जब आप ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ से Cl बॉन्ड टूटेगा, Cl पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। Cl नेगेटिव किस पे जोड़ेगा? R पे। आपके पास आंसर क्या बनेगा? RCl प्लस। अब जो कंपाउंड बचा है आपके पास PCl2OH, ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, इसलिए यहाँ पे आपको 3 मोल लेने पड़ते हैं। अब आपके पास कितने आर हो गए बच्चों? 3R, और 3 ही क्या हो गए आपके पास? OH मॉलिक्यूल हो गए। तो आप तीनों Cl को ब्रेक कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और तीनों Cl नेगेटिव आए जो कि बिहेव कर रहे हैं आपका यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो जाके जुड़ जाएंगे बच्चों R के साथ। तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास में एल्काइल क्लोराइड के बच्चों। ठीक है, अब आपके पास OH के मॉलिक्यूल कितने बच रहे बच्चों? 3 मोल, और 3 मोल OH आपके 3 मोल ऑफ फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस का 1 मोल से रिएक्ट करेगा, जिसपे ऑलरेडी 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, आपके पास बन जाएगा POH का होल थ्राइस, यू कैन से H3PO3। बच्चों नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, अभी इसी ईयर की बात है। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, साथ में आया था PCl5 से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, और क्वेश्चन पूछा गया था, इसको माना गया था X, और जब रिएक्शन करवाई गई थी बच्चों किससे? अल्कोहल की PCl5 से, तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक Cl जाएगा, RCl बन जाएगा, प्लस यहाँ से H टूटेगा, नेगेटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव, एक Cl निकलेगा, HCl, प्लस बनेगा POCl3 बनेगा बच्चों। ये Y, तो X और Y दो आपको यहाँ पे स्पेस गिवन था उस क्वेश्चन के अंदर, और MCQ क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आपसे ऑप्शन में गिवन था X और Y क्या है। तो वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था बच्चों, X की वैल्यू मानी जाएगी H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे आपका POCl3, ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है आपका। इन दोनों को आपको देखना था, आंसर टिक करना था, 4 मार्क्स आपके बन जाने थे। तो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ गया, अभी इसी ईयर पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया है। हमेशा याद रखें बच्चों, जब भी PCl3 से रिएक्शन होती है, ट्राई हैलाइड से रिएक्शन होती है, तो आपको 3 मोल इसको लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, एंड देन आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी इजीली। वहीं PCl5 में 1 मोल से आपकी रिएक्शन हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि होने वाली है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब बच्चों डिहाइड्रेशन वर्ड का एग्जैक्ट मीन क्या होता है वो समझिए पहले। हम अगर कहें बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन टर्म, तो हाइड्रेशन टर्म का मतलब बच्चों होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब भी आप कभी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, बच्चों छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं तो क्या, एक वर्ड होता है हाइड्रोलाइसिस, एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी रिएक्टेंट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, उस पर रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी प्रेजेंस में, तो उसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। और एक टर्म होता है हाइड्रेशन, जिसका मतलब होता है वाटर को ऐड करना, यानी वाटर आपका एज ए रिएजेंट वर्क करता है रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ टर्म क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। तो डी का मतलब बच्चों क्या होगा? लॉस। हम कहते हैं ना माई बॉडी इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेट इन समर डेज, क्योंकि यहाँ वाटर क्या लॉस हो रहा है बच्चों? किसका लॉस हो रहा है?
वाटर का लॉस हो रहा है। तो एग्जैक्टली डी का मतलब होता है लॉस या रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब वाटर होता है, आपको पता ही है। तो एग्जैक्ट मीन क्या हो गया बच्चों इसका, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाना इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। बच्चों क्या बोलेंगे इसे, डिहाइड्रेशन। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स। उससे क्या बनता है बच्चों, एल्कीन बनता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, जब उसको ट्रीट करते हैं एक प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। अब जब प्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है, ऐसे एसिड यानी कि HCl की बात करें या H2SO4 की बात करें जो आपको H प्लस आयन देते हो बच्चों, क्या देते हो, H प्लस आयन। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे देखो कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, और बाकी कैटलिस्ट हो गए, या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो गया, या एल्यूमिना हो गया, ये यहाँ पे आपके एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप किसी प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हैं किसको बच्चों, अल्कोहल मॉलिक्यूल को, तो वहां से आपका वाटर लॉस हो जाएगा और आपका एल्कीन बनता है एज अ प्रोडक्ट। अब मैं आपको उसको समझा देता हूँ कैसे बनता है बच्चों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेनॉल से, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल से बच्चों, CH3CH2OH। मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो बच्चों, जब भी आप बात करते हैं CH3CH2OH की, जब भी आप बात करते हैं CH3CH3CHOH यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल की, और जब भी आप बात करते हैं बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल की, और इस भी पार्ट के अंदर जब आप बात करते हैं कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन क्लीवेज की, यानी कि हम ब्रेक करने वाले हैं कौन सा बॉन्ड बच्चों, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव बनता है, इस पे पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो ये बना आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बना 2 डिग्री, ये बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सबसे मोर स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, तो ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बताना बहुत जरूरी है, याद रखना भी बहुत जरूरी है। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मेरे माइंड में आया कि मुझे यहाँ भी चीज़ बतानी पड़ेगी, तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि जब भी अल्कोहल के अंदर कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन क्लीव होगा बच्चों, उस केस में हमेशा, उस केस में हमेशा रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना रहेगा आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे मोर रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री सबसे लेस होगा। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, प्राइमरी अल्कोहल को, जो कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या करेंगे बच्चों, इसको फिक्स टेम्परेचर कितने पे बच्चों, 443 केल्विन पे आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, यानी कि H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि इसके लिए तो H2SO4 ही यूज करते हैं प्राइमरी के लिए, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी वीक होती है, कमजोर होती है, वीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आप यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, वो भी 100% के साथ। और हीट कितने पे करेंगे बच्चों, 443 केल्विन पे हीट करते हैं, राइट। चलिए अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर बच्चों, तो क्या देखेंगे कि जैसे आप इसको हीट करते हो तो ये आपका क्या है बच्चों, OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। हैलो एल्केन एंड हैलोरिन चैप्टर में मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी बच्चों, बीटा एलिमिनेशन, ये उसी प्रोसेस पे काम करने वाली है। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका बीटा वाला पोजीशन है बच्चों, बीटा पोजीशन से आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। देखिए कैसे होगा, समझिए। चलो इस वाले हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर H। सबसे पहले बीटा वाली पोजीशन जो होती है वहां से आपका सबसे पहले एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। H पे चार्ज पॉजिटिव बनेगा, C पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। और अल्फा पोजीशन जो होगी बच्चों, वहां से आपका CO बॉन्ड टूटना तय है, पता है CO बॉन्ड टूटेगा तो O पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, CH2 पे चार्ज पॉजिटिव बनेगा। अब अल्फा पे चार्ज कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, अल्फा कार्बन पे। बीटा पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और OH नेगेटिव आयन H प्लस के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। दोनों बातें प्रूफ हो गई यहाँ पर, देखो ध्यान से।
सबसे पहला प्रूफ क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है बाहर। दूसरा क्या हुआ कि जब ये एलिमिनेशन हुआ यहाँ पर तो आपके पास क्या बना है, एल्कीन बना है एज अ प्रोडक्ट, यानी क्या बनेगा बच्चों, इथीन बन जाएगा यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट। अब इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एल्कीन बनता है जब आप इसे प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हो। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब समझने वाली बात क्या है कि जब सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट करते हो अंडर माइल्ड कंडीशंस, क्या मतलब होता है इसका, सिंपल मतलब होता है कि अब जितना टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिया है उतना टेम्परेचर भी यूज नहीं करेंगे। टेम्परेचर क्या कर देंगे बच्चों, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। और जो प्रोटिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 से 3 डिग्री की ओर जब आप मूव करते हैं बच्चों तो वहाँ रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री में जब आप डिहाइड्रेशन करने वाले हैं तो वो डिहाइड्रेशन आपका ईजिली हो जाएगा। तो माइल्ड कंडीशन वहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप सेकेंडरी अल्कोहल को, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। आप इसे हीट करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे बच्चों 443 से, ठीक है। और कंडीशन जो लेंगे वो लेंगे S3PO4 85% के आसपास, ठीक है। यानी माइल्ड कंडीशन यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे कैटलिस्ट की पावर को भी और थोड़ा टेम्परेचर भी लो कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। चलो देखो सेम चीज़ है। अब क्या होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है और ये भी बच्चों बीटा है। तो दोनों बीटा में से कोई भी एक बीटा से क्या निकाल देंगे बच्चों, हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे। CH पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ से OH निकाल देंगे, इस पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा बच्चों ये वाला बीटा नहीं, ये वाला बीटा भी निकाल सकते हो। जिस भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे उस वाले बीटा कार्बन और अल्फा के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यानी कि प्रोपीन बन जाएगा। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O, यानी कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस, राइट। सिमिलरली अगर आप टर्सरी अल्कोहल यूज करते हैं बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या यूज करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं ना, तो उस केस में आपकी जो कंडीशन रहेगी यहाँ पर टेम्परेचर और भी लो हो जाएगा और करीब करीब 15% के आसपास आपको यूज करना होता है ओनली S3PO4, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होती है। अब इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, इसका आंसर आपको खुद को देना है बच्चों। 1 डिग्री 2 डिग्री का मैंने करवा दिया, 3 डिग्री का आपको करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, ये अल्कोहल है, ये कार्बन है अल्फा, बीटा से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, अल्फा से OH, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। चाहे बीटा ये वाला निकालिए चाहे ये वाला निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं, वहीं से आपका एल्कीन फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा बच्चों। चलो ये तो हुआ बच्चों अपना इक्वेशन पार्ट, जहाँ हमने समझा कि कैसे आप किसी अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बच्चों कि कौन सा अल्कोहल सबसे इजीली डिहाइड्रेट होता है, तो आंसर है ना, कौन सा होता है बच्चों, 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन कर देगा बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों इसकी मैकेनिज्म को, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन में H+ आयन का रोल क्या होता है। देखो बच्चों मैं फिर कहता हूं आपसे, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको इस प्रोटिक सॉल्वेंट की, इस प्रोटिक कैटलिस्ट की यहाँ पर कोई भी नीड समझ में नहीं आती है कि ये H+ आयन यहाँ पे कर क्या रहा है एग्जैक्टली। अच्छा कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, कैटलिस्ट होता है कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को, उसकी स्पीड को, उसके मूवमेंट को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए, राइट। तो H+ आयन कैसे रोल प्ले कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है यहाँ इक्वेशन में, तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है उसकी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म जानने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि कोई भी कैटलिस्ट कौन होता है बच्चों, जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे प्रोडक्ट में चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है और इन दी एंड वो आपका रिमूव हो जाता है बिना किसी चेंज के, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इस बात को मैं प्रूफ भी करने वाला हूं इस मैकेनिज्म के अंदर, वो देखिए फटाफट से कैसे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ही ले लेते हैं, CH3CH2OH ले लिया बच्चों अपन ने, इथेनॉल, और इसके रिएक्शन में करवाई बच्चों H+ आयन की प्रेजेंस में। मैंने कहा ना सबसे पहले आपका कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है।
अब जरा देख के बताइए H पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये बच्चा गरीब है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो गरीबी बोलेंगे, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों। और ऑक्सीजन जो है ना वो कैसा है बच्चों, अमीर है, तो ये क्या करेगा बच्चों, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट कर देगा। अब डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, डोनेट करने से ऑक्सीजन और H के बीच क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपके पास बना CH3 CH2 OH पहले से ही है, और अब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और बन गया बच्चों, बन गया। अब इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो चार्ज क्या शो होगा बच्चों, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर पेंडिंग रह जाएगा इसके ऊपर। बेसिकली अगर मैं इस स्टेप का नाम देना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि यहाँ पर प्रोटॉन यानी H+ आयन का एडिशन हो रहा है, तो इस प्रोटॉन को बोलेंगे हम बच्चों प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी बेसिकली ये स्टेप कहलाएगा आपका प्रोटीनेशन, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर हो रहा है बच्चों, सिंपल। अब फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास बना है बच्चों, उसमें देख पा रहे हैं कि H+ आयन जो है वो इस रिएक्टेंट के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पे आते हैं, जो चीज आपके पास बनी है उसको एज इट इज उतार लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस पार्ट को देखें तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई ये दे रहा है कि ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट होता है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पेरियोडिक टेबल, तो इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा बच्चों कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे, क्योंकि ये तो ताकतवर है ना, समझ रहे हैं, स्ट्रांग है ये तो, क्योंकि कौन है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है, इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करना जानता है, तो हमेशा चार्ज कौन सा कैरी करता है, नेगेटिव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो फिर इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा भाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से CO बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, अच्छे से पता है ना कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है यहाँ पे बच्चों, जब जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तब तब CO बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि वो पावरफुल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब वापस ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O निकल जाएगा बच्चों। अब H2O का निकलना इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया है तो इस पे चार्ज क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव, यानी क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ गया है तो क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, कितना बना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसको हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन के बीच बनने वाला क्या है, इंटरमीडिएट। तो स्टेप 2 क्या हुआ बच्चों आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्टेबल स्टेट है बच्चों। और अगर आपको ज़्यादा जानना हो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो आप मेरा वापस से हैलो एल्केन हैलोरिन वाला वीडियो पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने SN2 और SN1 रिएक्शन के दौरान इसको वेल तरीके से एक्सप्लेन किया है बच्चों, ठीक है। चलो, तो स्टेप 2 जो आपका यहाँ पर है वो क्या बन गया है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि इंटरमीडिएट। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, देखो बच्चों स्टेप 3 में क्या देखेंगे हम, फटाफट से देखते हैं। ओहो, चलो देखो, स्टेप 3 क्या देखेंगे कि स्टेप 2 में जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, CH3, इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूं बच्चों, CH2, और इस पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है आपका, ठीक है, समझ में आ गया इतना। CH3 CH2 बना आपके पास स्टेप 2 में, कार्बोकैटायन। अब कार्बन पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि क्या बोलते हैं हम, +I, समझ रहे हो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी कौन सा वाला बच्चों, आइसोवेलेंट वाला, क्योंकि यहाँ कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका एक ऑर्बिटल जो है ना बच्चों वो कैसा है, वैकेंट है। तो वैकेंट ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है
तो उसे कहा जाता है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H पे चार्ज क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव, C पे क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और दोनों के बीच क्या बन जाएगा बच्चों बॉन्ड बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बन गया आपके पास बच्चों इथीन बन गया है। और बाहर क्या निकल रहा है बच्चों H प्लस आयन बाहर निकल रहा है। मैंने कहा था ना कैटलिस्ट कौन होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व हुआ उसे इंटरमीडिएट में चेंज किया, देन प्रोडक्ट में चेंज किया और इन दी एंड रिमूव हो गया है बिना किसी चेंज के, जैसा आया था वैसा बाहर चला गया है। प्रूफ किया बच्चों, प्रूफ। समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से कैटलिस्ट आपका फंक्शन कर रहा होता है। पहला स्टेप क्या कहलाएगा बच्चों प्रोटीनेशन, प्रोटॉन का एडिशन हुआ था। लास्ट स्टेप में वही प्रोटॉन वापस बाहर चला गया तो क्या बोलेंगे डी प्रोटीनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों डी प्रोटीनेशन। इस स्टेप का नाम दिया जाएगा डी प्रोटीनेशन। और पहले का प्रोटीनेशन और सेकंड में आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं कि जब इथेनॉल की रिएक्शन H प्लस आयन की प्रेजेंस में करवाई जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 443 केल्विन पे, ये टेम्परेचर भी आपको लर्न रखना है बच्चों। तो हमेशा क्या बनता है बच्चों इथीन बनता है विद लॉस ऑफ वाटर। समझ सकते हैं यहाँ वाटर का लॉस हुआ है और यहाँ पे आपके पास इथीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप मेरे कहने पे बच्चों क्या करने वाले हैं उसी कॉपी पेन में जो आप लेकर बैठे हैं मेरे साथ, उस कॉपी पेन में आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की मैकेनिज्म सॉल्व करनी है। आपको कॉपी में रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या लेना है 2 डिग्री एल्कोहल लेना है, 3 डिग्री एल्कोहल लेना है और उसको H प्लस आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है उन्हीं 3 स्टेप के साथ में जो मैंने आपको करवा के दिए हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क बच्चों। अब इसके बाद बच्चों मूव करते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, और वो रिएक्शन कौन है बच्चों आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अच्छा बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोलते ही आपके माइंड में 3-4 बातें आ जानी चाहिए। क्या आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो, या फिर बच्चों उसी प्रोसेस में क्या हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बच्चों क्या हो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो प्रोसेस भी आपका ऑक्सीडेशन है। इन प्रोसेस से हम समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी और 11th में भी। लेकिन बच्चों जब हम बात करें बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो वहाँ पे आप जनरली इलेक्ट्रॉन के केस में ही देख पाते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन होता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है बच्चों देखने का, ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। ठीक है ना, इसकी सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इजीली देख पाते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में तो देखिए ध्यान से, अल्कोहल का मतलब हो गया CHOH, राइट। अगर इसके अंदर हम प्रोसेस करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन का तो वो कौन सा होगा। देखो सबसे पहले जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा आपका वो होगा O बॉन्ड H बच्चों, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिमिलरली आपका C और H के बीच का यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C पे एक इलेक्ट्रॉन और H पे एक इलेक्ट्रॉन। मैं क्या समझा रहा हूँ कि सबसे पहला हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होता है वो कहाँ से होता है बच्चों OH ग्रुप से, और उसके बाद सेकंड वाला हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होता है वो होता है आपके OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से बच्चों। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बच्चों OH ग्रुप से, सेकंड होगा उससे अटैच कार्बन से। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं आपके। तो ये वाला H इस वाले H के साथ कंबाइंड होगा बच्चों और क्या बाहर निकलेगा H2, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ये वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये इस ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास बन रहा है एज अ प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है, जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज को सिंबल ऐसे दिखाएंगे, जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है आपका OH ग्रुप से और सेकंड होता है उसी से जुड़े हुए कार्बन से। तो आपके पास H2 निकल जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा आपके पास एज अ प्रोडक्ट बच्चों। लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना प्रोसेस।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली होगी बच्चों, मैं आपको बता दूं पहले ही कि डिफरेंट डिफरेंट आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जिनकी हेल्प से आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। क्या बोल रहे हैं उनको हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आप अगर लर्न कर लेना इनके प्रॉपर वर्क के साथ तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, इजीली कर पाएंगे आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ KMnO4 K2Cr2O7, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं ये बच्चों। याद रह जाएगा ना तो फिर काम हो गया। जब भी आप किसी एरो के ऊपर देखेंगे KMnO4 को तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे आपका आंसर क्या बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एज वेल बच्चों क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी होता है CrO3 विद H2SO4। इसको बच्चों बोलते हैं जोन्स रीएजेंट। क्या बोलते हैं? जोन्स रीएजेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इनके अलावा अगर हम बात करें ना बच्चों तो एक रिएजेंट आपका होता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस रिएजेंट का वर्क आप प्रॉपरली अच्छे से याद कर लेना बच्चों। मैं समझा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। ये वाला मैंने अंडरलाइन कर दिया अच्छे से, इसको ढंग से याद करना। ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो ये याद करेंगे कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है बच्चों पीसीसी का, वो समझिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बच्चों। बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है बच्चों, बड़े बड़े एग्जाम्स में देखा है कि विच इज द सुटेबल रिएजेंट, सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा होता है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एजेंट कौन है बच्चों? आपका पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है बच्चों। इसके अलावा कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर बच्चों। 1 2 3 4 5 सिक्स वाला बोल रहा हूँ आपको, ये फिफ्थ वाला था। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये वाला जो रिएजेंट है बच्चों ये काम आता है डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डी लग गया मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लीजिएगा बच्चों इन सबको। बस सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना वो इन्हीं सबका खेल है, कहीं ना कहीं रिएजेंट का खेल है बच्चों। KMnO4 मिला, देखते ही समझ गए कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। PCC मिला मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए कि ये एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाएगा। कॉपर विद 573 केल्विन मिला तो इसका मतलब ये केवल हाइड्रोजन बाहर निकाल पाएगा, डी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करेगा बच्चों आपका। चलो अब इन सारे रिएजेंट का खेल देखने वाले हम लोग कि कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात क्या आई बच्चों? देखो वो आई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे RCH2OH यूज करता हूँ बच्चों यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे मैंने एसिडिफाइड यानी क्या ले लिया है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। आपको देखते समझ में आया ना कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक बनाएगा। कैसे बनाएगा वो समझो। ऑब्वियसली तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले यहाँ से निकलेगा H मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन निकलेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? H और H निकल जाएगा बाहर। समझ गए? जैसे ये H और H बाहर निकल जाएगा, अब जबकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2 को रिमूव करने के बाद एक ऑक्सीजन भी ऐड कर देगा बच्चों ये। तो क्या बन जाएगा? एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपका? OOH बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियरली समझ में आया आपको क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? वापस समझिए इस बात को।
सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो कैसे समझ सकते हैं आप इस बात को, यहाँ से समझिए। RCH2 ये लिया मैंने और यहाँ पे लिया OH, समझ गए। पहला जो पार्ट है आपका वो यहाँ से टूटा, इस पे रेडिकल बना, इस पे रेडिकल बना, दूसरा यहाँ से टूटा, इस पे रेडिकल, इस पे रेडिकल, समझाया था ना। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यानी पहला प्रोसेस जो होगा उसमें बनेगा RC डबल बॉन्ड O सॉरी RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना। फर्स्ट ऑक्सीडेशन से यानी कि H और H के निकलने से क्या बना, एल्डिहाइड। अब ये मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2 का लॉस करने के साथ साथ ऑक्सीजन को ऐड भी कर देता है। तो जब ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा तो यहाँ पे आपको देख रहे हो मैं बना रहा हूँ ग्रीन से, बेटा देखो एक ऑक्सीजन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बताओ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जब भी कभी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो तो हमें कौन सा एजेंट यूज करना है बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एनहाइड्रस कंडीशन इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को, तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं CrO3, कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों, CrO3, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा बच्चों, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H2। सिंपल प्रोसेस, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जब अल्कोहल को CrO3 से ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, तो क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो ए बैटर रिएजेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपसे, सबसे बेस्ट सबसे सुटेबल कौन होगा फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में चेंज करना हो तो उसके लिए सबसे बेटर रिएजेंट कौन होता है बच्चों, आपका गुड ईड में कौन होता है आपके पास, सबसे बेटर रिएजेंट आपका होता है बच्चों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन गुड यील्ड, यानी कि PCC। कहा था ना कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों RCH2OH और आपने उस पर PCC लगा दिया है, तो आंख बंद करके आंसर देना है एल्डिहाइड। यानी प्रोसेस तो तुम्हें पता होगा कि पहला H निकलेगा कहाँ से, OH ग्रुप से, दूसरा निकलेगा CH ग्रुप से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और क्या बच जाएगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। कहने का मतलब ये है कि अगर CrO3 भी गिवन हो और ये भी गिवन हो तो आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना है बच्चों, PCC। इट इज द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, जो आपको यूज होता है टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड बच्चों। ठीक है, आप आई होप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को। ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता चुका हूँ, सबका वर्क समझा चुका हूँ। बस वो रोल प्ले करना अगर आपको आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे बच्चों, ये बात मेरी मान के चलना आप लोग। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अभी तो कुछ और रिएजेंट के रोल बाकी है अपने पास। क्या है बच्चों, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, मैं समझा देता हूँ आपको, बोर्ड पे देखो। सेकेंडरी का मतलब हो गया आपके पास में CH3 CHOH अगर आपके पास है, और इसे आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं CrO3 की प्रेजेंस में, क्रोमिक एनहाइड्राइड बच्चों, तो क्या होगा समझिए। सबसे पहला OH बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन H पे, एक इलेक्ट्रॉन O पे, देन CH टूटेगा, एक H पे, एक C पे, H का कॉम्बिनेशन H से होगा, ऑब्वियसली H2 निकल जाएगा, और आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन। क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन बन जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है। तो यहां से भी एक चीज लर्न करने वाली क्या समझ में आई आपको, कि यही रिएजेंट अगर 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करता RCH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से CrO3 की रिएक्शन होती, तो आपके पास बनता बच्चों एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड बनता है। वहीं 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर बच्चों क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये बात आपको याद कर लेनी है। खैर याद तो क्या करनी, मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको माइंड में होनी चाहिए कि प्राइमरी से बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी से बनेगा बच्चों कीटोन बनेगा आपके पास। ठीक है, चलिए इसके बाद एक रिएजेंट का रोल और बाकी रह गया, मैंने आपको समझाया था बच्चों, क्या, कॉपर विथ 573 केल्विन टेम्परेचर।
मान लो आपके पास CH3CH2OH ग्रुप है, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल है, और आपने इसको हीट किया है कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इसका रोल क्या होता है, बताया मैंने आपको, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो H2 बाहर निकालता है ये बच्चों, क्या निकालता है, H2। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, H निकल जाएगा आपका, राइट। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, और आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, यानी आपके पास आंसर बन रहा है बच्चों एल्डिहाइड। अगेन सेम बात आ गई, प्राइमरी एल्कोहल को, यहाँ भी तो वही हो रहा है बच्चों, H2 तो बाहर निकल रहा है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, है ना। तो जब भी H2 बाहर निकलता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और यही रिएक्शन अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल से करवाऊँ तो बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बात कि 2 डिग्री एल्कोहल से अगर मैं कॉपर विथ 573 हीट करता हूँ तो प्रोसेस वही होना है, डिहाइड्रोजनेशन, उसी को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो एक H निकलेगा बच्चों कहाँ से, एक H निकलेगा यहाँ से, एक निकलेगा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अगेन आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कीटोन, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं 1 डिग्री एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनता है कीटोन, दोनों बन रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट हैपन इफ वी टेक 3 डिग्री एल्कोहल बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कई बार एग्जाम में, कि अगर हम 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल को कॉपर विथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो सबसे पहले जाना अपन को अपने प्रोसेस के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगी बात। यहाँ से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम बच्चों। लेकिन अब इससे जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं बच्चों। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ से H2 यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ये यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं कर सकता। क्लियरली समझ में आ गई ये बात तो अपन को, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। अब दूसरी बात ये समझ में किसको आ सकती है कि अब क्या होगा फिर, अगर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा तो क्या होने वाला है इसके अंदर। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। तो देखो आपका आंसर यही कहीं है, ध्यान से सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जब अल्कोहल को 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो एल्कीन बनता है बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये तो उससे ज़्यादा का टेम्परेचर है बच्चों। तो यहाँ पर आसानी से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, वो निकल सकता है, क्योंकि ये है आपका फंक्शनल ग्रुप OH, ये है आपका अल्फा कार्बन, और ये तीनों कौन है बच्चों, बीटा कार्बन। तो किसी बीटा से एक निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा बच्चों OH ग्रुप। तो अल्फा और बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ चार्ज बनेगा पॉजिटिव, यहाँ चार्ज बनेगा नेगेटिव, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो आंसर बन जाएगा एल्कीन बच्चों, क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा आंसर। और प्लस बाहर क्या निकलेगा बच्चों, H2। ये आपको प्रोस्पेक्टिव एक्सेप्शनल केस ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को आप हीट करते हैं 573 पे एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है प्रोस्पेक्टिव विद लॉस ऑफ H2 हाइड्रोजन। लेकिन जब 3 डिग्री पे हीट करते हो तो यहाँ कार्बन के पास में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होने की वजह से इस रिएक्शन में होगा आपका डिहाइड्रेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और आपके पास बनता है एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बच्चों। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिहाइड्रोजिनेशन थे वो सारा एक्सप्लेन आपको यहाँ कर दिया, समझा दिया प्रॉपरली आपको बच्चों। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कुछ रिएक्शंस ऑफ फिनोल के ऊपर बच्चों। अल्कोहल की रिएक्शंस आपकी हो गई कंप्लीट, अब हम मूव कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल के ऊपर बच्चों। और इस फिनोल की रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, वो रिएक्शन आपका कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या यूं कह दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए होंगे, जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड होती है बच्चों। तो जब हम बात फिनोल के बारे में कर रहे हैं तो पहले उसका नेचर समझ लेते हैं बच्चों। ये लीजिए मैंने यहाँ पे फिनोल बना दिया। अब फिनोल के अंदर में साफ साफ पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है
और वो लोन पेयर पार्ट करता है बच्चों रेंजिन के साथ में रेजोनेंस के अंदर। जो लोन पेयर आपका ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है बच्चों, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेंजीन के साथ। और ऐसा करने से आपको पता ही होगा क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन को और बेंजीन यहाँ बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बच्चों। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पैरा पोजीशन पर, राइट। अब ये यहाँ मूव करेगा तो फिर अब वापस से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, वो आपका जनरेट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, सही है। जब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जनरेट हो गया तो ये वापस यहाँ मूव कर जाएगा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि फिनोल के अंदर रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों वो आपका ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट हो रहा है। तो जब भी बच्चों इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक करता है उस रीजन में, उस जगह पर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा कहां पर है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल साफ साफ नजर आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा या फिर ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनोलिक ग्रुप जो होता है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, यानी ये इनकमिंग या अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड करेगा बच्चों, समझ में आया। इन फिनोल्स द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आता है कि एरोमेटिक रिंग होने की वजह से यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। द OH ग्रुप अटैच द बेंजीन रिंग, जो OH ग्रुप आपका बेंजीन रिंग से अटैच होता है वो एक्टिवेट करता है बच्चों किसको, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। मैं कहूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होंगी, तो समझ में आता है कि इस पे प्रेजेंट OH ग्रुप दिख रहा है आपको, इसी ने एक्टिवेट किया है बेंजीन रिंग को यहाँ पर, इसी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है यहाँ पर, तभी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, सही है। तो OH group is responsible for the activate phenolic group towards the electrophilic substitution. It direct the incoming group to the ortho and para position. बताया अभी मैंने आपको, क्यों, क्योंकि इन पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, रिच होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय द OH ग्रुप। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ से हमें केवल एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, वो है ये कि फिनोल में OH ग्रुप के रेजोनेंस की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब बात आती है इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन की बच्चों। तो ये मैं यहाँ पे डबल स्टार टिक कर रहा हूँ बच्चों, इसका सिंपल मतलब होता है कि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो बच्चों आपका, चाहे वो IIT मेंस एग्जाम हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड एग्जाम हो या RBSE बोर्ड एग्जाम हो। इस पे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे, 11 साल के इस एक्सपीरियंस ईयर में मैंने देखे हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों। अब मैं अगर बात करूं नाइट्रेशन प्रोसेस की, तो पहले यही समझा देता हूं, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड किसे बोलेंगे, नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ग्रुप को बोलेंगे, जो होता है आपका HNO3। जब HNO3 की बात करते हैं ना बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की। जब इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे बच्चों, किसको करेंगे, OH को, तो O पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों, NO2 पॉजिटिव। समझ में आ गया, NO2 पॉजिटिव जो है वो आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, ये क्या चीज होती है बच्चों, देखो ध्यान से, मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। लेकिन बच्चों को किस फॉर्म में दिया गया है आपको, डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में होने का सिंपल मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी इसको डिसॉल्व किया गया है, इसको डाइल्यूट किया गया है, वाटर एक्सेस अमाउंट में ऐड किया गया है। ऐसा करने से आपके पास नंबर ऑफ
HNO3 के आयन जो बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनेंगी, वो लो अमाउंट में बनेगा बच्चों, कम अमाउंट में बनेगा आपका। और ऐसा होने की वजह से या तो ये टूटेगा आपका किस में, तो पता ही आपको OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, NO2 है। तो ये ओनली कम अमाउंट या कम मोल्स बनने की वजह से या तो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे या करेगा बच्चों पैरा पोजीशन पर। सिंपल, बहुत सिंपल। मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, पीछे बता चुका हूँ। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ भी अटैक करेगा वहाँ से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, H+ आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, NO2 वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर आएगा। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, तो आंसर बन जाएगा आपके पास में, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और जब पैरा पे जुड़ेगा बच्चों तो पैरा से क्या निकलेगा, H+ आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑब्वियसली ये फिनोलिक ग्रुप है, इस पे NO2 जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है तो बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये पैरा पे जुड़ा तो क्या बोलेंगे बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल। समझ आया आपको, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होता है कब, अच्छे से याद रखना इस बात को, जब डाइल्यूट HNO3 को यूज करते हैं बच्चों। अब सेकंड बात सुनो ध्यान से, अगर यही फिनोल आपका ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 बच्चों। अब यहाँ पे वाटर कम है, डाइल्यूटेड नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल जो बनेंगे HNO3 की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, तो यहाँ नंबर ऑफ NO2 पॉजिटिव के जो आयंस बनेंगे वो हाई अमाउंट में बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और जब तीनों पोजीशन पे जुड़ेगा ना बच्चों, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, NO2 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 और आपका फिनोल, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको बच्चों कॉमनली एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है और ये भूलना भी नहीं है, ध्यान भी देना है इस बात पे ढंग से। और हाँ, यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में कौन यूज करते हैं बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के लिए। ओके, क्या बोल रहा हूँ, जब भी डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तब तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल जो बनेंगे NO2 के वो लो बनेगा, तो वो ऑर्थो या पैरा पे आंसर बनेगा। तो वहां कहेंगे द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इज ऑब्टेन्ड। लेकिन जब HNO3 कैसा हो बच्चों, कंसंट्रेटेड, यानी नंबर ऑफ मोल्स NO2 के ज़्यादा होंगे तो वो सारी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, तब आपके पास बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि पिक्रिक एसिड बनेगा बच्चों। दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कंसेप्चुअली प्रॉपरली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछेंगे फिनोल गिवन होगा, ये गिवन होगा, पूछ लेंगे A+B क्या बनेगा, ये भी नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे क्या बनेगा आंसर, बस कंप्लीट करो रिएक्शंस को, यहाँ भी पूछ सकता है। तो ध्यान किस पे देना है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट गिवन है कि डाइल्यूट गिवन है, इस पे देना है ध्यान। कई बार थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपन या व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, या पूछ लेंगे कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। तो आपको आंसर देना है बच्चों, रिएक्शन लिखनी है उसकी फिर आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, कई बार ये भी पूछा था कि फिनोल को पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, अब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ बच्चों। एक तो ये बनते ही बनते हैं क्वेश्चन दोनों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, क्या कि जो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और पैरा नाइट्रोफिनोल है, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड आपका लेस वोलेटाइल है। समझ में आ रहा है बच्चों, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, वोलेटाइल। इस टर्म का मतलब क्या होता है, जो वेपराइजेबल हो। वेपराइजेबल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट होता हो, उसे हम बोलेंगे बच्चों वोलेटाइल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से कौन आपका लेस वोलेटाइल है, कौन इजीली वोलेटाइल कर जाएगा, कौन लेट वोलेटाइल करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, कौन सी वाली, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, देखो मैं बना रहा हूँ वापस से, ये देखिए NO2 ग्रुप को यहाँ लगा दिया, इस पे एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा, एक डबल बॉन्ड O होगा।
ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होने की वजह से इसका डिस्टेंस जो होगा OH ग्रुप के साथ वो कम रहेगा, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में आसानी से बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को बच्चों हम बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है क्योंकि ऑक्सीजन एटम है साथ में हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कैसा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज एलिमेंट है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है आपकी आसानी से। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब पैरा की बात आएगी बच्चों, तो मैं आपको यहाँ समझा दूं कि पैरा की बात जब आएगी तो पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप जो आपका है वो इस OH ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए ये इसके साथ में इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डिस्टेंस होने की वजह से। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको, पैरानाइट्रोफिनोल का, ले लिया, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल जो आपने लिया है यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल का, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनी है ना, तो इसे कहा जाएगा बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपकी बनी है ये आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी वीक होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जब आप इसे बॉईल करेंगे, हीट देंगे, तो ये आसानी से वेपर में चेंज नहीं होगा, जबकि ये इजीली वेपर में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ इन मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो वीक है आपकी। तो इसका मतलब ये आपका हाई वोलेटाइल है, कौन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और ये कैसा है बच्चों, लेस वोलेटाइल, ये इजीली वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, यानी इजीली वोलेटाइल हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding which causes the association of molecule। यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसे बॉयल करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इजीली बॉयल नहीं होगा, इजीली वेपर में चेंज नहीं होगा, तो ये आपका लेस वोलेटाइल होगा, ये आपका हाई वोलेटाइल होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है बच्चों कि विच वन इज मोर वोलेटाइल या विच वन इज लेस वोलेटाइल एंड वाई, क्यों होता है ऐसा, तो उसका प्रॉपर रीजन आपको यहाँ पे देना होता है बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ बच्चों, कि जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट होगा, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपका हेलोजिनेशन। सिंपल प्रोसेस है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे, एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी इस प्रोसेस में हमें हैलोजन ऐड करना है। हैलोजन का अगर हम सिंबल देखें X2 होगा, X X के बीच बॉन्ड होगा, ब्रेक करेंगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बच्चों वो आपका बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया, इजीली है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जब अगर हम कभी फिनोल के रिएक्शन, चलिए मैं आपको इसको ऊपर ही करवा देता हूँ, जब भी कभी आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, किसके साथ, हैलोजन के साथ, X2 के साथ, लेकिन वो रिएक्शन आपकी कैरिड आउट होती है किसकी प्रेजेंस में बच्चों, लो पोलरिटी सॉल्वेंट, यानी कि या तो CH2 की प्रेजेंस में या CHCl3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनकी पोलरिटी क्या होती है बच्चों, लो होती है, कम होती है, उनकी प्रेजेंस में अगर यहाँ पे करवाया जाएगा X2 का एडिशन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये इसके अंदर क्या होगा, इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा तो इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, या नंबर ऑफ मोल जो बनेंगे ना बच्चों X पॉजिटिव के वो कम बनेंगे। अब कम बनेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो गई, तो समझ में आ गया कि या तो ये एडिशन कहाँ देगा, ऑर्थो पोजीशन पे H+N बाहर निकलेगा, X नेगेटिव जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर ये देगा आपको कहाँ पे बच्चों, पैरा पोजीशन पे देगा।
तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा आपके पास, ऑब्वियसली आंसर बनेगा आपके पास में फिनोल के साथ या तो X जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर जुड़ेगा बच्चों आपका, एक सेकेंड, या फिर बच्चों कहाँ जुड़ेगा आपका, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आपको पता ही होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है आपका, पैरा होता है, और माइनर कौन सा होता है आपका, ऑर्थो होता है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है आपका। हैलोजन आपने ऐड किया, इलेक्ट्रोफाइल आपने निकाल लिया एक्स पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पैरा पे क्यों जाएगा बता चुका हूँ, OH ग्रुप में रेजोनेंस देखने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आती है, ऑर्थो पैरा पे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, और लो पोलरिटी सॉल्वेंट की वजह से हम देख पाते हैं कि नंबर ऑफ मोल जनरेट जो होंगे एक्स पॉजिटिव के वो लो होंगे, इसलिए यहाँ पे केवल मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ही बनेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्या, कि अगर फिनोल को हम ट्रीट करते हैं विद ब्रोमीन वाटर, समझ में आया आपको, ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर आप ट्रीट करते हो किसको बच्चों, फिनोल को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप यूज करते हैं 3 मोल ऑफ Br2। अब 3 मोल Br2 यूज करें, इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों, आपके पास 3Br पॉजिटिव एंड 3Br नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के जो मोल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 बन रहे हैं बच्चों, कितने बन रहे हैं, 3। तो ऑब्वियसली ये इन तीनों पोजीशन को हम कह सकते हैं कौन कौन सी, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, तीनों पोजीशन को ये क्या कर लेगा बच्चों, ऑक्यूपाई कर लेगा इन तीनों पोजीशन को। यहाँ इन तीनों से क्या निकलेगा बच्चों, H प्लस, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, H+ आयन बाहर निकलेगा बच्चों। तीनों इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएंगे और तीनों इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएंगे, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर बनेगा Br Br Br। ठीक है, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल आपके पास आंसर बन जाएगा बच्चों। तो जब भी आप इसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है आपका एज अ वाइट प्रेसिपिटेट बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में काफ़ी है, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर हम रेस्ट रिएक्शंस ऑफ फिनोल को पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें नेम रिएक्शंस आपकी आने वाली हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका आने वाला है। ठीक है, नेम रिएक्शन में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास को देखना नहीं भूलिएगा, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं। और क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है रायमंड टीमान एंड कॉल्वे रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एज वेल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉपिक आज हमने कवर किया है और जो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेम रिएक्शन वाला टॉपिक, उस टॉपिक और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, असैसिन रीजन है, एज वेल PYQ क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ एंड हमारे चैनल को, और हमें प्रमोट करते रहिए। थैंक यू सो मच।